बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। खबरें बहुत सारी हैं जिस पर तबसरे भी हो सकते हैं, तज्जिए भी हो सकते हैं। कहते हैं कि इंसाफ अगर हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और इसकी आज एक मिसाल हमने देखी है जब 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया है और जिस पर जुर्म साबित हुआ कि वो किस तरह से बगावत के तमाम तर मामलात में शामिल थे। तो आई थिंक ये एक अच्छी रिवायत भी है और एक अच्छा आगाज भी है पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाने के साथ साथ। एक और भी खबर है जिस पर मैंने शायद बहुत ही प्रोग्राम्स किए हैं आउटडोर जा जाकर, हमेशा जब कभी कोई ऐसा वाकया होता है। ये कराची में हर दफा सर्दियों के आगाज के साथ ही हम देखते हैं आगे लग जाती हैं बिल्डिंग्स में, बुरी तरह से लोग फंस जाते हैं। और आज भी ऐसा ही एक वाकया है, 11 अफराद जो हैं एक बिल्डिंग में फंसकर रह गए। जवान क्या बच्चे क्या जो भी लोग थे वो सब, जो 11 अफराद हैं बहरहाल उनके जाम बाक होने की तस्दीक हुई है। ये वही बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में बारहा प्रोग्राम्स कर करके जुबान थक गई है कि भाई कोई एग्जिट बना लें। किस किस्म का आप जाहिर है जब आप SBCA के पास जाते हैं कैसे आपको क्लियरेंस मिल जाती है बिल्डिंग्स बनाने की, लेकिन ये सब मुझे लगता है बेसूद होता जा रहा है। आज का प्रोग्राम मैंने करना था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पिछले कई अरसे से आप देख रहे हैं कि जब से फलस्तीन जंग का आगाज हुआ है, गाजा के अंदर जो सूरत हाल है, हम तवातुर से कोशिश कर रहे हैं कि हालात और वाकयात आप तक पहुंच जाते रहें। आज का जो प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत पर करना था ये हम बंद नहीं कर रहे, ये हम करेंगे और बिल्कुल करेंगे। लेकिन आज हम जरा प्रोग्राम इस पर करना चाहते हैं कि 4 रोजा जंगबंदी का आगाज हुआ है, आज उसका दूसरा रोज है। इस जंगबंदी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इस वक्त इजराइल के सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। फिर जो बाइडन का हमने सुना है बयान, वो कह रहे हैं कि ये सारी जंगबंदी के जो मामलात है ना ये हमारी वजह से हुई, यानी अमेरिका और जो बाइडन कह रहे हैं ये हमारा सहरा है। दर हकीकत हालात हैं क्या? जंगबंदी के बाद क्या होने वाला है? दौरान जंगबंदी क्या कुछ हो रहा है? और सबसे अहम, इजराइल की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है? खुद गाजा के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो कितनी अबतर हुई है? और उस सबसे बढ़कर मगरिब के अंदर जो बदलता हुआ रवैया है फलस्तीन के हवाले से, उस पर तबसरे और तज्जिए के लिए और जाहिर है अहम मालूमात के साथ आज मैंने दावत दी है सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब को। साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। जैसे मैंने कहा कि आज हमें बहुत सारी दीगर और चीज़ों पे बात करनी थी, बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत पर, लेकिन वो मैं उठा के रख देती हूँ, हम आखिरी हिस्से में बात कर लेंगे। ये जो गाजा में जंगबंदी का आज दूसरा रोज है, 4 रोजा ये जंगबंदी है। जरा पहले मुझे ये बताएं कि ये जंगबंदी की जो कोशिशें काविशें हुई हैं, अमेरिका कह रहा है कि ये हमारी मरहून मिन्नत हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर इजराइल उनका है तो वो उनको गुड्डी बच्चा दिखाना चाहता है। दर हकीकत क्या हो रहा है, मुहर्रिकात क्या है इसके पीछे? शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। दर हकीकत इसको आप इस तरह बिल्कुल मान लें जी, उन्हीं की वजह से। अच्छा, ओके। UK की वजह से, सऊदीया की वजह से, UAE की वजह से, अमेरिका की वजह से, तुर्की की वजह से। इस पे आगे डिटेल में आएंगे, लेकिन पहले लेट्स सी। जंगबंदी ये एक धोखा है जो पूरे मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है, जिसका एक काउंटर इंडिया ने संभाला हुआ है, एक मगरबी मीडिया ने संभाला हुआ है। ये धोखा दिया जा रहा है और हर कोई उसी राय में बहता चला जा रहा है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो क्या है हकीकत? देखें, इसको तरतीब से आ जाते हैं। 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया में 8 अक्टूबर को मीडिया का तासुर ये था कि हमास दहशतगर्द है। सही है, ठीक है। अब जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, बहुत फास्ट है, यानी कि माजी में जंगें पहुंचते पहुंचते पोते तक पहुंचा करती थी कहानियां। अब वो कहानी नहीं है, अब तो 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में मूव करता है कि है क्या। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप अल्लाह के घर की लड़ाई लड़ने जाते हैं या आप ज़मीन के टुकड़े की जंग लड़ते हैं तो उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं जिसको दुनिया इंसानियत के दिल और दिमाग में पहले ना जीता जाए। अच्छी बात है। हकीकत अगर आप गौर से देखें तो जो जुल्म होता रहा उसके ऊपर आलम इंसानियत ने, अमेरिकन अवाम ने, UK की अवाम ने, यूरोपीय अवाम ने, इंडिया की अवाम ने, अरब की अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने, दर हकीकत इस आलम इंसानियत कहेंगे, इस आलम इंसानियत ने जुल्म में आवाज़ उठाने पे आलम इस्लाम को शिकस्त दी। वो आवाज़ जो आलम इस्लाम से उठनी चाहिए थी वो आलम इंसानियत ने उठाई। तो हम उन तमाम इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हकीकत को लाए। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि 7 तारीख को जो दहशतगर्दी के धब्बे हमास के सीने पे लगाए गए उसको धोने के लिए 15,000 फलस्तीनी माओ बहनों ने अपने खून का नजराना पेश किया, जिसके बाद दुनिया के अंदर एक मजलूमियत सामने आई और वो आपके सामने है। जी बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप गौर करें तो 9 नवंबर तक
اسرائیل, اگر دنیا کی نظریں اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ کیوں نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو بجائے آپ مغربی میڈیا یا انڈین میڈیا پہ جانے کے بجائے آپ اسرائیلی پارلیمنٹ کو فوکس کریں. ہم نے تو کیا ہوا ہے, ہم تو ان کی ایک ایک سانس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں, میں لبنان غزہ کی بات نہیں کر رہا, ہمارے کانٹیکٹ جو اسرائیل میں موجود ہیں ان کے مطابق اب میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل دیتا ہوں. 9 نومبر کو اسرائیلی پارلیمنٹ کسی صورت اس چیز پہ تیار نہیں تھی کہ یہ جنگ بندی کی جائے. بیسیکلی یہ مسلمان سوچ ہے جنگ بندی, عالم انسانیت کی سوچ تو یہ قتل عام ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کی سوچ ہے جنگ بندی, اس سے عالم انسانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عالم انسانیت اس کو قتل عام کہتی ہے تو ہم قتل عام ہی کہیں گے. ہم بھی انسان ہیں نا, انسان سے پیار کرنے والے ہیں. تو بہرحال 9 نومبر کو ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ نہ روکے جائیں حملے, حماس کو ایلیمینیٹ کیا جائے مکمل طور پہ, اور اس پہ وہ قائم تھے. پوری دنیا کی برادری اس پہ کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو وہ مانے کس بیس پہ؟ در حقیقت یہ ہوا کہ 12 تاریخ کو آپ کی OIC ہوئی. ان کا پورا ذہن یہ تھا کہ OIC اس پہ حماس کو روکے گی, حماس نے انکار کر دیا. 13 نومبر کو خلاف توقع, ان کی توقع سے ہٹ کے حزب اللہ نے حملوں کا آغاز کر دیا بھاری تعداد میں. ٹھیک ہے, بہت بھاری تعداد میں. یعنی کہ اگر آپ حسن نصر اللہ کا بیان وہ لیں, پہلے والا بیان نصر اللہ صاحب کا, کہ جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جنگ حماس کا اپنا فیصلہ ہے, جو حقیقت ہے, کیونکہ فلسطین میں جنگ جب بھی شروع ہونی ہے اس کا فیصلہ حماس نہیں کرنا تھا, لیکن ہم پہلے دن سے اس جنگ میں ان کے ساتھ ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا جس کو مسلمان فراموش کر دیتے ہیں, کیونکہ حسن نصر اللہ کا نام لیتے ہوئے اکثر مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جناب 13 تاریخ کو حزب اللہ نے جنگ کا آغاز کیا اور وہاں سے سوچ کے تبدیلی کا آغاز ہوا. 3 نقطے جو اس جنگ, اس فائر بندی کا سب سے بڑا سبب ہے, اس قتل عام کو روکنے کا سب سے بڑا سبب ہے. پہلا نقطہ ان کے جو ڈیبیٹ میں آیا پارلیمنٹ کے, صہیونی پارلیمنٹ کے, وہ یہ تھا کہ یہ جو ہاسٹیجز ہیں وہاں پہ, اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے عوام کا, اور 300 ہاسٹیجز کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے, تو ان کو ہر صورت واپس لایا جائے. ابھی بھی وہ نہیں مان رہے تھے, ابھی بھی وہ نہیں مان رہے تھے. دوسرا نقطہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا کہ ہمارے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے, جو اسلحہ گولہ بارود ہے, اس کی مقدار اب صرف 15% رہ گئی ہے, ختم ہو چکا ہے, چلا چکے ہیں ہم. لاکھوں ٹن اسلحہ ہم چلا چکے ہیں اور ہمارے ذخائر خالی ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسرائیل پارلیمنٹ کے اندر, اسرائیلی پارلیمنٹ کی میں آپ کو باقاعدہ ان کی ڈیبیٹ بتا رہا ہوں نا, آپ جب کہیں گی میں آپ کو ریکارڈنگ پیش کروں گا ورڈ ٹو ورڈ, ایک ایک پارلیمنٹیرین کی آپ کو تقریر میں ترجمے کے ساتھ دوں گا یہاں پر. نمبر 3, پوری دنیا نے پھر اسرائیل کو یہ بولا کہ دیکھو حزب اللہ کا آغاز ہو گیا ہے 13 نومبر سے. اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں 19 نومبر کی, جب ڈیبیٹ 19 نومبر پہ چلتی ہوئی آئی ہے تو انہوں نے بولا حزب اللہ نے ایک دم جان پکڑنا شروع کی ہے, تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حماس کے فرنٹ کو خاموش کرتے ہیں اور پوری یکجہتی کے ساتھ اب حزب اللہ کو فیس کرنا ہے ہم نے. کنفرم کہاں کرنا ہے. اس بیس کے اوپر آ کر 20 اور 21 تاریخ کو اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حماس سے فائر بندی کی جائے, ایکسچینج آف پریزنر کیا جائے, اپنے ساز و سامان کو اور جو فوجی 79 ملکوں سے آنے ہیں اس کے لیے ٹائم بریک کیا جائے تاکہ وہ آ جائیں. ہمارا اس میں کیا فائدہ تھا؟ اب دیکھیں, اگر آپ نے حزب اللہ نے حماس کو اس جنگ سے بچانا تھا, چونکہ جب حماس ان پہ حملے کرتی تھی تو ریٹیلیشن کے اندر رفح بارڈر کے اوپر جو ہمارے 15 لاکھ مائیں بہنیں پھنسی ہوئی تھیں ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا جاتا تھا. تو اب حزب اللہ کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا کہ ان کو بچانے کے لیے اور حماس کو بچانے کے لیے اس جنگ کو اپنے سینے پہ لے لے, شفٹ ہو جائے, اپنے سینے پہ لے لے. ہم نے اپنے سینے پہ لی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایران کیا کرتا ہے, حزب اللہ کیا کرتا ہے, تو تماشا دیکھنے والے تماشبینوں, یہ پوری جنگ اب حزب اللہ نے اپنے سینے پہ لے لی. اور اس جنگ کا صورتحال میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں 20 نومبر کو تاریخی حملہ شروع کیا حزب اللہ نے. 21 نومبر کو جو فارن منسٹر ہیں ایران کے حسین امیر عبداللہ, ان کا واضح بیان شروع ہوا کہ کل رات سے 21 نومبر کو یہ بیان ہے کہ کل رات سے حزب اللہ مکمل طور پہ شام, عراق اور یمن کے ساتھ اس جنگ میں داخل ہو گئے. اچھا, 20 نومبر کو الارم, مشے, کریات, بیڈوان, پریاد, نہاریہ, شمونہ اور سفید, یہ وہ شہر ہیں جس پہ حزب اللہ نے تاریخی اٹیک کر کے 4 ان کے ملٹری ایئر بیس اڑا دیے, تمام کمیونیکیشن ختم کر دیا. اسرائیل کو اپنے 3 شہروں کی کمپلیٹ بربادی کا سامنا دیکھنا پڑا 21 نومبر کے فوراً بعد, یعنی 22 نومبر کو اور 23 نومبر کو. اچھا,
इसराइल के 700 फौजी इसके अंदर मारे गए, 3100 उनके फौजी हैफा तल अवीव के अस्पतालों के अंदर एडमिट किए गए, जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, जो माजूर हो चुके हैं तकरीबन। जंग की मैं शिद्दत का आपको पैमाना बता रहा हूं। अच्छा, शैबा फॉर्म्स आपको पता है कि ये इसराइल ने 67 की जंग के बाद लबनान पे कब्जा किया था। इसी तरह गोलान हाइट 135 किलोमीटर का जो पहाड़ी सिलसिला है, उसका मालिक था शाम का इलाका था उसमें उन्होंने कब्जा किया था। शैबा फार्म की 70% कंट्रोल जो है वो हिजबुल्लाह ने वापस हासिल कर लिया। अच्छा, ये तमाम इलाके 22 नवंबर के फौरन बाद की आगाज हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, शैबा फार्म का 70% इलाका हासिल कर लिया। अगले चंद दिनों में आप सुनेंगे कि लबनान ने अपना तमाम मकबूजा इलाका वापस हासिल कर लिया। इसी तरह गोलान हाइट का भी अगले 10 दिन में आप सुनेंगे कि शाम ने अपना इलाका इसराइल से वापस हासिल कर लिया, जिसके बाद ये जंग बिलतरतीब आगे बढ़ेगी। हैफा आएगी, हैफा से तेल अवीव आएगी, तेल अवीव से ये अशदोद आएगी, अशदोद से ये अश्कलान होती हुई गाजा आएगी। अब हमारी पॉलिसी ये है कि तुम्हारी किसी नौकरी या तुम्हारी चाकरी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी मेहनतों की जरूरत है। हिजबुल्लाह खुद दाखिल होगी, गाजा तक आएगी, तमाम हमास को रेस्क्यू करेगी, अपनी माओ बहनों का खुद तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इनके माथे पे पेशानी पे बोसा देके ये तमाम काफिला इंशाअल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस जाएगा और उसकी आज़ादी के साथ ही वह नमाज शुक्राना अदा करके इसराइल के नापाक वजूद को इस सरजमीन से फारिग कर देगा। ये जंग नहीं रुकेगी। मैं तमाम शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हमने किया है। ठीक है, उनकी भी मर्जी थी अपनी तरफ से। उनका इसमें फायदा ये था कि उनके रेफ्यूजीज का ट्रांसफर हो। देखिए जो कैदी हैं, हाँ। ये 7335 अफराद हैं जो 8 साल से 10 साल से कैद हैं। और ये कौन है? माए बहनें, औरतें। हाँ। ये वो हैं जब हमास के लोग नहीं मिला करते तो पूरी फैमिली गिरफ्तार करके ले आते थे। ये वो बच्चे जो पैदा हुए आज वो जेलों के अंदर जवान हो गए वहां पर। ये इतने तवील फौजी हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रेफ्यूजीज का ट्रांसफर होना है यहाँ पे। रेफ्यूजीज का नहीं, सॉरी, कैदियों का एक्सचेंज होना है। 2 पॉइंट बताए थे ना, एक एक्सचेंज बताया था, एक रफा बॉर्डर बताया था। तो अब मैं इनसे कहता हूं रफा बॉर्डर तुम ना खुलवाना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तुम जो मेहनतें कर रहे हो, जो असल मेहनत करनी चाहिए थी, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज उठाना चाहिए थी, वो मिस्र था। मिस्र से रफा बॉर्डर खुलवाते तो इस जंग का नतीजा आज आ चुका होता। लेकिन अब इस जंग को हिजबुल्लाह ने ले लिया। कल तक था ये कत्लेआम। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ये बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूं, इन तमाम नेटो को कहता हूं, इस इंडिया को कहता हूं, इस अमेरिका को कहता हूं, ले आओ अपनी सारी फौज अब, और अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नापाक वजूद से इस मकबूजा फलस्तीन को तुम्हारे खून से हम गुस्ल लेके पाक करेंगे और आजाद फलस्तीन लोगों के सामने होगा। ये है इसका पूरा नतीजा। दुनिया में ये फैसला जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा या मुसलमान बसेगा। ये 2 मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम। इंशाअल्लाह ताला ये फतह होगी और यहाँ मुसलमान ही बसेगा। 2 रियासती हल है ही नहीं ना इस बात का। नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे एक फौजी को मारेंगे, इनके किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और बदला लेंगे उन लाखों फलस्तीनियों का जो इन्होंने कत्लेआम किया और जुल्म किया। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए मैं एक पॉइंट ले लूं, फिर मैं ब्रेक लेती हूं। आप जो ब्रेक का कह रहे हैं, गुज़िश्ता रोज अबू उबैदा का जो बयान है उसमें भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है लबनान, यमन, इराक का। तो उसका थोड़ा जल्दी आ रहे हैं आपके पास। इंशाअल्लाह हम खुद रेस्क्यू करेंगे अपने तमाम हमास के मुजाहिदीन को और उनके पेशानी ये शुक्रिया इसलिए है हम हैं ना उनके साथ। ये जो आपने बात बताई है बैकग्राउंड उसका यही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अब किसी की भीख की, किसी की इमदाद की, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हम खुद जाएंगे और अपने हमास के और 15 लाख माओ बहनों को इंशाअल्लाह लेंगे। और सुने, जिस रफा बॉर्डर पे तुम्हारी नजर है ना कि वहां से मुसलमान ना जा सके, अब तुम नजर रखना, इंशाअल्लाह साल के आगाज से पहले लाखों यहूदी यहीं से भाग के मिस्र में पनाह लेते हुए नजर आएंगे। ये नतीजा। अब एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। पिछले प्रोग्राम इंडिया के हवाले से बातें की थी, तो उस दिन आपने बातें की थी फैसल साहब, आज आप सुनेंगे बातें, क्योंकि सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं। एक ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो जो लोगों ने सवालात भेजे इनकी रिसर्च पर, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने ब्रेक पे जाते हुए आपसे कहा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में यहाँ पर बैठकर सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब ने गुफ्तगू की अखंड भारत के हवाले से। यहाँ तो इन्होंने बातें की और ज़ाहिर तवातुर से इनकी एक रिसर्च थी जो ये पेश कर रहे थे उस कलील वक्त में जो हमने की आप तक पहुँचाई भी। लेकिन उस प्रोग्राम के नशर होने के बाद ही मेरे पास बहुत सारे सवालात आए हैं फैसल साहब, और लोगों ने आपकी रिसर्च के हवाले से, मैं ये नहीं कहती कि ज़ाहिर आपका एक अपना
तबसरा, आपका तज्जिया, आपकी रियासत है जिस पर आप सारी चीज़ों पे कमांड रखते हैं, लेकिन बेपर की लोग कह रहे हैं बात हुई है, यानी इंडिया की अखंड भारत से लेकर उनकी मईशत की तबाहाली की जो दास्तान आपने जो बताई थी, वो कह रहे हैं कि ये ना हो सकता है, ये खाम ख्याली की बात है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? मैंने तो देखें, दुनिया में हर वो बात ताकत रखती है इसके साथ दलील हो। दुरुस्त है। ये तो बेपर के सवालात है, इसमें दलील कहाँ है? ये तो एक ऐसी बकवास है कि रात को सो के उठे, मुंह धोया और बकवास शुरू कर दी, जो इनका ख़ानदानी काम है, जो इनके बाप दादे करते रहे सारी ज़िंदगी। मैं इनको बताऊं कि मियाँ, हम वो लोग हैं कि तुम्हारे बाप दादे हमारे बुज़ुर्गों के मुसल्ली हुआ करते थे। हमें गौर से देखो, हमें पहचानो, ये बाकी पाकिस्तानियों को छोड़ो, ख़ास तौर पे हमें पहचानो। हमने कोई भी चीज़ दलील के बगैर नहीं कही है। देखो हाँ, उसका एक ये तो खैर है, चलो एक दलील आज हम देते हैं, तुम में ताकत हो तो इसका जवाब देना। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो। ये तो मैंने 3 साल का टाइम दिया है ना, 26 नवंबर 2026 का टाइम दिया है ना। ये 26 का भी मैं पूछूंगी, लेकिन ये 26 कल से, आज रात से शुरू हो रही है, यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। अपने स्टॉक पे नज़र रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी, जिसका नाम है हैफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा अक्स ये है, जंक्शन वही है इस पूरे कॉरिडोर का। ये जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग, ये हैफा पोर्ट है। ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहाँ से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की, वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन, यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। अक्टूबर में इसको लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे, 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको 1 साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है, इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी, ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतने बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, तैयारा बर्दाश्त बहरी जहाज भी तुम्हारे पास हैं, आप दोजे भी तुम्हारी बड़ी कमाल की हैं, तो बातें बाद में करना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन की है 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। तुम्हारे में ताकत ही नहीं, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं, तुम सिर्फ घरों में बैठ के बकवास करना जानती हो। तुम मक्कार इंतहा पसंद हिंदू हो, जिन्हें मेरी सलाह के अंदर सहूनी हिंदू कहा जाता है। मैं बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इन मखसूस इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं, इन कातिलों की। सुने मेरी बात, तुम्हारा नुकसान जो आया अक्टूबर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, वो था 17 अरब डॉलर का तरसीलाते ज़रकी के अंदर जो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। आज वो पहुंच चुका है 35 अरब डॉलर पर। तुम में अगर हिम्मत है ना, और तुम हो किसी एक वालिद की औलाद, तुम कल जाओ और जाके वहां से अपने पोर्ट की ट्रांजैक्शन करके दिखाओ पहले, और मैं तुम्हें बताऊं कि हम, ये भी लिखो तुम आज अपने पास, देख लेना, हम इंशाल्लाह नदीरा, नेतन्या, तल अवीव, याफो, अशदोद और अशकलोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हैफा से हम सिर्फ 70 किलोमीटर पीछे, यानी कि जो हमले हिजबुल्लाह ने 10 किलोमीटर के मोहित अरसे पे शुरू किए थे, वो 50 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। हैफा लबनान की सरहद से जो है 121 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि हम 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। इसी 10 दिन में तुम देखोगे कि इंशाल्लाह इसी हैफा के ऊपर मिसाइल बरसेंगे। धोतियां लपेटो और भागो वहां से। ये अच्छा। 950 जो ऑफिशियल तुमने बिठा रखे हैं रॉ के, और ये जितने मिलिट्री ऑफिशियल जो इस जंग के अंदर गजा की कत्लेआम में बराबर के मुलविस हैं, तुम इनको शमशान घाट पर चिता जलाने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा, यही मिसाइल मार के इनकी चिता जलाएंगे। अच्छा। भाग लो वहां से, और आपको ये भागते हुए नजर आएंगे ये मक्कार और अय्यार लोग। देखिए सवाल है ना, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इनको, बिल्कुल उसी जुबान में जिस अंदाज में सवाल करते हैं। हाँ, वो ठीक है। अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो तो खड़े रहना। अच्छा चलें, ठीक है, हैफा छोड़ के नहीं भागना। अच्छा चलें, अभी दुनिया देखेगी 10 दिन के अंदर तुम हैफा छोड़ के पूरी दुनिया के सामने भागते हुए नजर आओगे, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारे बाप दादे करते रहे। अच्छा ठीक है, सवाल बाद में करना, जाओ पहले एक कंटेनर चला के दिखाओ। अच्छा आप इस बात को छोड़ दे, सवाल छोड़ देना। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की, 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की, ठीक है, आज 191 पर। ये मैं आपसे पूछने लगी थी,
चौथे नंबर पे था, 34वें नंबर पे मौजूद है। ओके, 7 अरब मईशत डॉलर इतनी गिरी है, गिर चुकी है। ठीक है, इजराइल की बात हो रही है, तुम्हारी क्या हैसियत है? ओके। इधर हैफा को बंद होने दो, ठीक है, फिर तुम्हारा जो ये बैंकिंग सर्कल के अंदर क्रेडिट लिमिट को 500% एक्सीड किया है ना, ये बात ये बबल गम एक ही दिन में ये बबल फटेगा। गम की बात जो आपने की है ना, अब मेरी बात सुने ना, अब आपको बुरा लग रहा है तो माजरत के मैं साथ, जवाब लेकिन दे रहा लोगों हूं के इनको, सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। घरों में बैठ के बातें क्या करो, हिम्मत है अपनी 18 लाख फौज तुम भी लेके आओ। अच्छा, अब एक वापस आ जाए तो गिरेबान पकड़ लेना, इंशाल्लाह वहीं चिता जलाएंगे, मिसाइल मार के और मेडिटेरियन सी के अंदर गर्क करेंगे। आपने ये कहा कि इंडियन स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होगी, इंडियन स्टॉक में 7% का डिक्लाइन आया एक हफ्ते में, मैं कह के गया था ना। अब तुम्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 40 अरब डॉलर के करीब रकम दे रहा है, तो डिक्लाइन किस चीज का है? और अडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे हैं वो 4.75% गिरे हैं। किस लिए गिर रहे हैं ये? एक हफ्ते में गिर गए, एक हफ्ते में बढ़ गई है। आप रोजाना हर हफ्ते इनका मुआवजा करें, इनके स्टॉक पे नजर रखें, आपको लगेगा ये कदम ब कदम पस्ती के अंदर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 3 साल में ये बराबर कर देंगे इनको। हैफा जो इनका सब जंक्शन है जिससे ये सारी ट्रांजैक्शन होनी है, मैं इनको एक खबर दूं, आज के बाद इसराइल के कोई ट्रांसपोर्टेशन ना करना, वरना अब यमनियों का, हुसियों का, जिसको तुम बागी कहते हो, उनका ये फैसला है, इसी समंदर में गर्क कर देंगे सारे जहाज। करके देखो ट्रांसपोर्टेशन, हिम्मत है ना? तुमसे 1200 नॉटिकल माइल के फासले पे खड़ा है तुम्हारा एक जहाज जिसमें तुम्हारी गाड़ियां लदी हुई हैं, असला भी था। बेसिकली इंडिया, चूंकि ये दोनों पोर्ट हैं, ये बॉम्बे जो नेहरू पोर्ट है और ये हैफा पोर्ट है, ये तमाम असला इंडिया भेजने की इसराइल को तैयारी कर रहा है, जो पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन आपने जो अहमदाबाद का तस्करा किया था पूरा, वो जो गुजरात, बिकॉज हम सिंध को कॉल करते हैं तो कराची कहते हैं। जी, मुझे अंदाजा है। अहमदाबाद में गुजरात। ये जो आपने इसका पूरा एक तबसरा और फिर उसका तज्जिया और उसकी रिसर्च पेश की थी, उस पर लोगों का ये मौकिफ, मैंने जो पढ़ा या लोगों ने जो इनबॉक्स किया, उन्होंने कहा कि ये तो कहीं सरफेस पे है ही नहीं ये चीज, ये क्या हवा में बात कर रहे हैं आप? तमाम पोर्ट है, कांडला, अडानी, नहीं, वो तो कह रहे हैं उनकी, जिस तरह आप ट्रांजिशन और बाकी सारी चीजें बता रहे थे, वो तो ऐसा हैंडलर ना, क्योंकि मोदी ने अहमदाबाद को बहुत पावरफुल किया था, तमाम हैंडलिंग तो वहीं से। बाकी गुजरात की तमाम पोर्ट्स ही हैं, नेहरू पोर्ट आपके साथ है। आप नक्शा अगर मैं आपको अभी दे दूं, चलें? नहीं, आप उसको रहने देना, आप मेरी बात का जवाब दे दे, नक्शे तो देख लूंगी मैं। आप मुझे पहले ये इनकी एक हफ्ते की मुआशी रिपोर्ट है, इनके स्टॉक्स की, इनके तमाम ये आप लेकर आए? चले, ये तो मैं स्टडी कर लूंगी, ये आप स्टडी करें। बाकी बातें करने से क्या होता है? मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूँ ना, हिम्मत है 50 दिन में एक कंटेनर ना चला, जो चला के दिखाओ। लेकिन इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने फैसल साहब, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग इस बात को जैसे कहते हैं ना, बाय नहीं कर रहे कि कैसे गिर सकती है दुनिया की तीसरी, चौथी, नहीं चले मैं 5वीं इकोनॉमी कह रही हूँ ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, जिस पर पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर से लेकर हर चीज 50% तो बबल गम है। सर आप कह रहे हैं ना 50, मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं मर तो नहीं गया, आप भी जिंदा हैं, इंशाल्लाह मैं भी जिंदा हूँ, आने वाले दिनों में देखते रहिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इनके स्टॉक पे नजर रखें, इनकी घबराहट अब नजर आना शुरू हुई है। 50% मतलब ये 3.5 ट्रिलियन के जो दावे कर रहे हैं, ये 1.25 ट्रिलियन पे रह जाएंगे। जैसे ही इसराइल खत्म होगा, ऑटोमेटिक उसके निजाम के साथ ये इंडिया भी खत्म हो जाएगा, इसकी मैशियत भी खत्म हो जाएगी, इसकी तिजारत भी खत्म हो जाएगी। और जितनी इन्होंने पोर्ट्स बना रखी हैं सऊदी अरब और यूएई के $100 बिलियन के एबा पर, वो सिर्फ मछली और झींगा पकड़ने लायक होगी। मैं बता रहा हूं तो ये होगा। अच्छा सुने ना, इनको बोलो अपने जहाज भेजो ना जरा यमन के सामने। अच्छा, आप अब इस बात को छोड़ देना, इसराइल भी भेजे, तुम भी भेजो। अगर यमन ने ना डबो दिए तो मैं यहां बैठा हूं, हाँ, तुम्हारा जितना जहाज असला लेके जाएगा इसराइल, वो पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। आज प्रोग्राम हमने उसी के लास्ट सेगमेंट में मैं थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करूंगी, और ये जो हर दफा 26-26 का हिस्सा मुझे देके चले जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है, जरा इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, कुछ और दीगर बातें मुझे करनी है, लेकिन शिकागो, इलिनॉय, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जिसका भी तस्करा फैसल रजा आब्दी भी कर रहे थे कि दुनिया में आलम इंसानियत जो है उसकी एक बड़ी मुख्तलिफ शक्ल हमें देखने को मिली है। और यही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, स्टारबक्स हो गया, विक्टोरिया सीक्रेट्स हैं, फिर बाकी और मैकडोनल्ड्स और बाकी सारी जो चेन्स हैं, उनका पूरी तरह से बाइकॉट है। मतलब नॉर्मल जो वहाँ पे फैसल साहब जो जिसको आप कह सकते हैं कि भाई उनका कोई ताल्लुक नहीं है हालात से, वो भी इन चीज़ों का बाइकॉट करें, विच मीन्स कि दैट मैसेज जो चाहिए था शायद लोगों को कि मजलूमियत के साथ खड़े हों, वो पहुंच रहा है। ये आधा काम है इंडियंस का भी होना चाहिए।
یہ برابر کے حصے دار ہیں. انڈینز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنے اوپر انڈین پروڈکٹ کو حرام قرار دینا چاہیے, اور دنیا دیکھے گی. یہی نریندر مودی ان مسلمان ماؤں بہنوں کو جن کے شہدا کو یہ دہشت گرد قرار دیتا تھا, آتنکوادی قرار دیتا تھا, انہی کے آگے ناک سے لکیریں نکالے گا حیفا کو کنٹینیو کرنے کے لیے. لیکن اب اس کے پلید قدم مانی آئیں گے انشاءاللہ. اس سال سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ دوڑ لگائیں گے اور بھاگیں گے ایسے جیسے یہ بھاگا کرتے ہیں یہ انتہا پسند ہندو. بہرحال لیٹس کم ٹو دا پاکستان. ہاں میں سوال کر لوں. یہ جو آپ اب دیکھیں, جب آپ دوسری کی معیشت کے والے سے بات کرتے ہیں نا, تو آپ ہی نے میرے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے, اور 2025 میں یہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر قرضے تک نہیں ہوں گے. اس پر بھی لوگوں نے اسی پروگرام کے ریفرنس کے ساتھ, اور آپ کا جو پچھلا پروگرام ہے یہ اکھنڈ بھارت والا, اس کو ٹیگ کر کے یہ سوال کیا کہ ہماری معیشت کو گرا کر کتنے اربوں روپے یا ٹریلینز کی تم معیشت بنا لو گے. یہ سوال آپ کے لیے, اب ذرا اس کا جواب دیں. اگلے شو میں آپ 40 منٹ کا ٹائم دیں گے اپنے کمرشل کام کر کے تو میں کمپلیٹ, لیکن اب میں آپ کو اس کا ابتدائیہ بتا دیں. ابھی تو بتا دیں, دیکھتے ہیں. 26 نومبر 2026 یاد رکھیے گا. اچھا ایک منٹ پہلے اس پہ بات کر لوں میں, یہ 26 کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں آ جاتا ہوں, بہت ضروری کام ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 26 نومبر 2026 سے پہلے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی. 26 نومبر 2026 سے پہلے اوکے, انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قرض فری ہوگا. پاکستان پہ ایک سکے کا قرض نہیں ہوگا کسی دنیا کا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. کیسے ہوگا یہ سنیں گے آپ تفصیل سے. نمبر 3, پاکستان, جب میں نے آپ سے 1 سال پہلے پروگرام کیا تھا تو 5,000 ارب ڈالر کے ایسٹ کا مالک بتایا تھا. اس وقت ہماری ریسرچ تھی 61%. اب ہم پہنچ گئے 68% پہ. چونکہ پاڑا چنار کا محاصرہ کر کے طالبان نے حملہ کر رکھا ہے, وہ ابھی تھوڑا اسٹینڈ بائی ہے, اس کو کمپلیٹ کریں گے 2 مہینے میں. تو اب تک کی جو پاکستان کے ایسٹ ہیں وہ 7,500 ارب ڈالر ہیں. 68 پہ آپ جب پہنچے تو کتنے ہو گئے؟ 7.5 ٹریلین ڈالر. ہندوستانیوں, تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیک مانگ کے 3 ٹریلین کی بنائی نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7,500 ارب ڈالر کے ذخائر دیے ہیں, جس کو اگلے پروگرام کے اندر آپ کو پیش کریں گے. تو یہ 3 دعوے ہیں میرے: انڈیا کا خاک ہونا, پاکستان کا مضبوط معیشت کے ساتھ سامنے آنا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار تھیں اگر پاکستان میں ایک عمل نہ شروع ہوتا. پہلی بار ہم تمام پاکستانیوں نے دیکھا گزشتہ اس 4-5 ماہ کے اندر, جو کہ آرمی چیف نے پالیسیز کو اپنی اجاگر کرنا شروع کیا, کہ ہم نے اسمگلروں کے چہرے پہ خوف دیکھنا شروع کیا. فرسٹ ٹائم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, پہلی بار رشوت خور, حرام خور آفیسروں کے ہم نے چہرے پہ خوف دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان کی معیشت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان میں یہ جو جگہ جگہ لٹتے پھر رہے تھے, اس کے اندر کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو اگر یہ افغان ٹریڈ بند نہ ہوتا, جو کہ آرمی چیف کا تاریخی کارنامہ جو سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اگر یہاں سے افغان ریفیوجیز واپس نہ جاتے تو یہ میری ریسرچ صرف گاربیج باکس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. لیکن اب وقت آ گیا ہے, چونکہ پاکستان نے اس پہ عمل کیا ہے ریفیوجیز کو واپس بھیجنے میں اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو روکنے میں. تیسرا تقاضا اس میں رہتا ہے آرمی چیف صاحب, وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ تمام ڈرائی پورٹ سے امپورٹ کرنے پہ پابندی عائد کی جائے. یہ صرف ایکسپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی, جس سے ریونیو تتر بتر ہو گیا اور کراچی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. کراچی سے تو پورا ریونیو آتا تھا. یہ جتنی ڈرائی پورٹ بنائی ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, اس پہ امپورٹ کا کیا کام ہے علاوہ اس کے کہ اس کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور 75% ریونیو ان ڈرائی پورٹ سے ضائع ہو رہا ہے, جو سیالکوٹ میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, KPK کے اندر ہے. ان پہ اگر آپ نے پابندی لگا دی تو میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں پاکستان کی معیشت کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان ترقی کرے گا. اور دوسرا, ہم تمام عوام پاکستان, آرمی چیف آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں اس میں سے ایک قدم بھی اب واپس نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دنیا دیکھے گی. ان قدموں کو آگے بڑھانے میں ہم تمام بیک بون کے ساتھ آپ کے ساتھ پیچھے موجود ہیں. اور پاکستانیوں, تم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی, PMLN کی بھی دیکھی, تحریک انصاف کی دیکھی, اور پھر ٹھگوں کے بارات کی بھی گورنمنٹ دیکھی, جو سارے ٹھگ مل کے آئے تھے. اس کے باوجود تم نے اگر ان کے پیچھے جانا ہے اور اس تبدیلی کو سپورٹ نہیں کرنا تو پھر یہ سوچا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں تم پر برقرار ہیں, ہوتی رہیں گی, پڑتی رہیں گی. اس جمہوریت نے جتنا نقصان پاکستان کو دیا اس 5 مہینے میں ہم نے سروائیول دیکھا ہے. اگر میں جو بتا رہا ہوں چینج یہ تمہیں نظر نہیں آتی. اچھا, میں ڈرائی پورٹ کے اوپر اور باقی ساری جو آپ نے باتیں کی نا, میں کرتی ہوں. میں پاکستان کا وہ خلاصہ رکھوں گا آپ کے سامنے.
आपको अंदाजा ही नहीं पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान दुनिया के कुल खजानों का 30% खजानों का मालिक है, और इस 7,500 अरब डॉलर के खजाने जो हैं, इसका 60% सिर्फ गिलगित बिल्तिस्तान और पाड़ा चनार में मौजूद है, जहां पर तालिबान ने घेराव करके पिछले 25 दिन से हमला कर रखा है। देखो, हमारी जंग देखनी हो ना तो बगैर किसी सपोर्ट के देखो हमने तालिबान से कैसे जंग लड़ रहे हैं, आज दाइश से कैसे जंग लड़ रहे हैं। टाइम कम रह गया है। इसी तरह मैं गारंटी देता हूं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करें। मुझ समेत हर पाकिस्तानी आपका हर अव्वल दस्ता है। मैं इस सपोर्ट को, इस चेंज को सपोर्ट करता हूं। इस चेंज को सपोर्ट करने के लिए तन मन धन से हम इस इदारे के साथ हैं। इस टॉपिक को उठाए रखते हैं अगले किसी प्रोग्राम के लिए। लेकिन ये मुझे बताएं ना कि सिर्फ ये जाते जाते, क्योंकि लास्ट 1 मिनट रह गया, ये 26 का जो आप हिंसा दे रहे हैं, 2026, फिर 26 नवंबर, आज 26 शुरू हो रहा है, फिर 1/26 अभी मगरिब के बाद शुरू हो गया है कि जब से मैंने काम किया, जो जहां जिन जगह मेरा इख्तियार रहा, मैंने हमेशा वहां टाइम को टारगेट किया है। अच्छा, उसकी वजह है कि मुझे एनर्जी मिलती है। अच्छा, मैं कहता हूं इस तारीख तक मैं ये काम करूंगा तो मुझे शिकस्त का खौफ तेजी से ताकत से काम करने पे मजबूर करता है, और मैं चेस करता हूं। ये 26 साल अल्लाह ताला का है, ठीक है, इंडिया की तबाही का और पाकिस्तान के उठने का साल अल्लाह ताला का है। 26 नवंबर मेरी तारीख पैदाइश है, दिन का तयन मैंने किया। चले, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी क्या होता है। आपको हम पहले कह देते हैं एडवांस हैप्पी बर्थडे है कल, तो अब देखते हैं आप 26 से मजीद क्या करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करे। चल इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ से बाकी आपकी रिसर्च होती है। वेल, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।